अगर कोई आपके पास में एक स्फीयर है जो कि सॉलिड है, सॉलिड का मतलब होता है कि बीच में से भरा हुआ है, खाली नहीं है, तो जैसे क्रिकेट की बॉल होती है ना, उसके तरह है। ठीक, तो क्रिकेट की बॉल की तरह है। अब देखिएगा, अंदर से सॉरी, प्लास्टिक की बॉल की तरह नहीं है, लेदर की बॉल की तरह है, बीच में से भरा हुआ है, खाली नहीं है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस जरूर होगा। मान लेते हैं रेडियस जो है वो आर रेडियस है इसका। ठीक है, अब इसमें चार्ज जो है वो इसके बल्क में है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक डाउट क्रिएट होता है, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, मैं आपको आज वो क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स आते हैं, बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ये वाला काम क्यों नहीं हो सकता है, वैसा क्यों नहीं हो सकता। देखो, पहले मैंने कहा था आपको कि कोई स्फेयर है, चार्ज स्फेयर है, और उसके सरफेस पे चार्ज है। ठीक है, लास्ट में हमने ये क्वेश्चन करा था, लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में। और मैंने आपको बताया था कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो जीरो है, सरफेस पे कितनी होती है और बाहर कितनी होती है। इस बार ये केस है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की। एक बात और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म इन बोथ द केसेस। राइट, दोनों केसेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यूनिफॉर्मली है, ऐसा नहीं है कि कहीं ज्यादा इकट्ठा हो गया है चार्ज, कहीं कम है। ओके, तो इस केस में हमें बताना है कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सरफेस पे कितनी होगी, और अंदर इनसाइड में कितनी होगी। ठीक, ये बात। तो अब देखिए कि यहाँ पर चार्ज जो है वो सरफेस पे है। अब सरफेस पे चार्ज कब होगा, किस कंडीशन में होगा, और यहाँ बल्क में किस कंडीशन में होगा, ये बात मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करता हूँ। मान लो हमारे पास में एक कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर। ओके, आप इसको थोड़े से चार्जेस दे देते हो बाहर से, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, चार पॉजिटिव चार्ज दे दिए, एंड यू नो कि कंडक्टर में एक चार्ज फ्लो कर सकता है। तो क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा? तो बोलेंगे ये ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा, तो ये चारों चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, और ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दूर क्यों जाएंगे? बिकॉज दे रिपेल ईच अदर एंड दे कैन मूव। व्हाई दे कैन मूव? बिकॉज दे आर इनसाइड ए कंडक्टर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ लेना कि सर व्हाई इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो आपने कहना है कि अगर चार्ज अंदर होगा तो वो आपस में रिपेल करेगा, रिपल्शन की वजह से वो दूर दूर हो जाता है एक दूसरे से। दूर दूर कहाँ हो सकता है? बाउंड्री पे हो सकता है, इसलिए वो बाउंड्री पे रिजाइड करेगा। ठीक है, ये बाउंड्री पे रहेगा, इसलिए ऐसा बनेगा। तो ये कहानी होती है। अब देखो, ये केस कब बनता है? जब चार्ज बल्क में होता है। ये कंडक्टर के अंदर तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये होता है जनरली इंसुलेटर्स के अंदर। इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता, दैट्स वाई जहां जहां चार्ज आप रखोगे वहीं वहीं आ जाएगा। तो मान लो कि इंसुलेटर है सॉलिड में, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब ये वाला सवाल हम कैसे करेंगे? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो क्या करो? गॉस थ्योरम का यूज करो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूज गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम कैसे यूज करोगे? सबसे पहले हम आउटसाइड में कैलकुलेट करेंगे। चलिए लिख देते हैं आउटसाइड। आउटसाइड में कैसे डिस्कस करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक आउटसाइड में पॉइंट लेते हैं पी। यहां से सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो है, मान लीजिए हमारे पास में आर। आर इज द डिस्टेंस। और इसके बाद यहां से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और वो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाँ, स्फेरिकल शेप का बना गॉसियन सरफेस। तो ये जो रेडिश कलर में बना रहा हूँ ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस पे छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? डीएस वेक्टर या डीएस कैप बाहर को रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को होएगी? बाहर को होएगी। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? तो बोलेंगे 0 डिग्री हुआ। तो वही बात आ गई कि सबसे पहले मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ कि गॉसियन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिंक हो रही है। तो आप कहोगे ई डॉट डी एस, और वो कितनी होगी? वो होगी क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ अभी सब। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखो ई डॉट डी एस कितना आएगा। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो आपके पास पता है कि यहाँ से आएगा ना, आना है
अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव ही कर दूं तो डायरेक्ट वैल्यू भरता हूँ, और मैं आपको बोल के बताता हूँ कि कैसे बनना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी किया था, इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनेंगे। ईडीएस होगा, ईडीएस cos 0 डिग्री 1 हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाती है, और यहां से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू 4πr² डायरेक्ट इसका वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन देख के बता सकते हो आप। क्यू इनक्लोज्ड, इसमें टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है? टोटल चार्ज था ही स्फीयर पे क्यू, तो सारा का सारा तो उसके अंदर है, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा कैपिटल क्यू। ओके डन, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगी, इसको नीचे ले जाओ 4πr² को, सबको सब यहाँ से आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जो कि पहले का यहाँ लिखा था, इंटू Q/r²। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो अब बताओ, ये वाला फॉर्मूला और वो फॉर्मूला जो कि इस केस में था, ये जो ये देखो यहाँ पे, जो इस केस में था जबकि चार्ज सरफेस पे था, तो भी वही फॉर्मूला बना था, और अगर चार्ज एक सेंटर में होता, पॉइंट चार्ज का, तो भी सेम होता। तो मतलब आउटसाइड में एक चार्ज स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही रहेगी, चाहे वो चार्ज बल्क में हो और चाहे वो चार्ज सरफेस पे हो। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बनती है, और कितनी बनती है? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के केस में बनती है, सेम टू सेम यहाँ पे बनती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि अगर केस नंबर 2 हमारे पास सिचुएशन बनती है, और सिचुएशन में क्या बनता है, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या होगा? ऑन द सरफेस क्या होगा कि जब ये पॉइंट पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, शिफ्ट होके बाउंड्री पे आ जाएगा यहाँ पे, मान गए, तो उस केस में क्या होगा कि आर जो है आपका, आर होता है सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, और वो आर के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर कि इस केस में ऑन द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। तो दिस इज द सिचुएशन। इस तरह से हमारे पास में ऑन द सरफेस एक फॉर्मूला बन गया, ऑन द सरफेस भी निकल गया, आउटसाइड भी निकल गया। अब हमारे पास लास्ट केस बनता है इनसाइड। तो चलिए अब हम इनसाइड का निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, बाकी तो सब आपका सेम रहा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसको बदलते हैं और बढ़िया तरीके से बनाते हैं इसको। इनसाइड, इनसाइड में क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास में एक स्फीयर है, इसके बल्क में हमारे पास में बहुत सारा चार्ज है। बिल्कुल ठीक बोला, और ये सेंटर पॉइंट है। यहां से इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है, ये आर है। और मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर में एक पॉइंट ले लेता हूं पी, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं पी, और मुझे यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा जो कि पी से गुजर रहे हैं। पी पॉइंट कितना दूर है, आर डिस्टेंस पे है, छोटा सा गॉसियन सरफेस बन गया। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, वही बात आ गई, ई डॉट डी एस, मैं सीधा गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, जितना गॉसियन सरफेस ने चार्ज एनक्लोज किया है वो लिखना है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस का क्या आएगा, दैट इज ई इंटू 4πr², बिल्कुल सही है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अब बताओ, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है मान लीजिए, तो एक वॉल्यूम में कितनी डेंसिटी होगी, तो एक वॉल्यूम में रो डेंसिटी होगी, यही होता है, मतलब रो अमाउंट का चार्ज होगा एक वॉल्यूम में। तो इतने वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ गॉसियन सरफेस का, कितना चार्ज होगा इसके अंदर, क्योंकि हमने वो देखना है गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, हमें उससे मतलब होता है। देखो ये ना चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर वाला जो होता है वो मैटर करता है फ्लक्स बनाने में, बाकी बाहर वाला नहीं करता है। तो देखो एक वॉल्यूम में रो अमाउंट का चार्ज होता है, तो वी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे रो वी होगा। और वॉल्यूम कितना है इसका, तो बोलेंगे वॉल्यूम होगा 4/3πr³ होगा इसका वॉल्यूम गॉसियन सरफेस का, तो उसका होगा 4/3πr³ इंटू
रो डेंसिटी, तो यहां लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे यहाँ से यहाँ पाई और पाई गेट कैंसिल, 4 और 4 गेट कैंसिल, और 3 आर यहाँ है और 2 आर यहाँ है, ये भी कैंसिल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास में रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड चार्ज स्फीयर। ओके, रो आर अपॉन 3 एफ। यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातें होती हैं ये। आप अभी समझ नहीं रहे होंगे इन बातों को, लेकिन आपको बाद में पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू, मान लो टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू है, अपॉन आर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो बाहर की बात हो चाहे इनसाइड की बात हो। सेंटर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपको सोचो फॉर्मूला अंदर वाले के लिए फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे रेडियस कितना है? 0 सेंटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यहाँ पे 0 है सेंटर में, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे चले जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा फील्ड मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? मैक्सिमम मिल जाएगी। मतलब 0 से आर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इंक्रीज। और वो इंक्रीज कैसे और वो इंक्रीज कैसे होगी उसमें देखिए यहाँ पर, कि यहाँ से रिलेशन आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर। आर क्या होता है? डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस आर्बिट्ररी पॉइंट का आप ले सकते हो। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में 0 होती है, ठीक है। चार्ज स्फीयर का मतलब ये हो गया कि बल्क में चार्ज है, बल्क के केस में ऐसा होगा कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जो सरफेस पे है उससे थोड़ी कम होती है। और जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाओगे ना, तो फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ आकर फील्ड कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। और जब यहाँ से आगे को जाओगे, फील्ड फिर से कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, और किस रेट से कम होगी तो वो डिपेंड करेगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर बाहर में प्रोपोर्शनलिटी ऐसी है, अंदर में प्रोपोर्शनलिटी ऐसी है, ये क्या चक्कर? तो बोलेंगे फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। बाहर में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, चेक कर लो E और आर स्क्वायर को, तो बोलेंगे उसी तरह से होगा। और अभी वाले फॉर्मूला में क्या हुआ कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर को, तो ये सिचुएशन बन जाती है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो सिचुएशन है वो दिख रही है। अब थोड़ा सा आगे एक बात को समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ पहले, ठीक है, एक चार्ज स्फीयर है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को बना देता हूँ ऐसे करके, ठीक। ओके, पॉजिटिव चार्ज को बना दिया, और ये सेंटर है इसका पॉजिटिव चार्जेस के स्फीयर का, और यहाँ पर इसका रेडियस जो है वो लेट इट बी आर, वो आर रेडियस, ठीक, आर रेडियस है, और इसका आ गया। और बाहर में आगे जाके आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे बिहेव करती है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करती है ऐसे करके, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स। अंदर क्या होता है? अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी इट्स आर ओनली, नो आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं ग्राफ बनाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ। ये मैंने ग्राफ बना लिया, और यहाँ से ऐसे करके ये बना लिया मैंने डिस्टेंस आर, ये बना लिया सेंटर ओ, ऑब्वियसली ये ओ सेंटर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके साथ में मैच करके चलना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, इधर आर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप ले लीजिए ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ पे डिस्टेंस आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। अब मुझे बताना है कि जब सेंटर से हम बाहर की तरफ चल रहे थे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बदल रही थी, हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा लाइट मार्कर चेंज बदलेंगे थोड़ा सा, और बढ़िया तरीके से आपको बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है ये, ठीक। ओके, अब देखो सेंटर से जब आप यहां तक जा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आर के। इसका मतलब यहां से यहां तक का आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। डन, वेरी नाइस।
मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। आर होता है इसके लॉन्ग डिस्टेंस। आर तक पहुंच गए, आर पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। ये कितनी वैल्यू होती है? ये होती है के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपको बताई थी कैलकुलेट करके। उसके बाद में जब सरफेस से आप बाहर की तरफ जाओगे ना ऐसे करके, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेट से कम होगी। भाई सरफेस पे सबसे ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। सरफेस के अंदर को जाओगे तो कम होती जाएगी, सरफेस से बाहर को जाओगे तो कम होती जाएगी। तो अंदर को जाने पर कम जो है उसका रेट अलग तरीके का है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। और बाहर को जाने का अलग है। तो बाहर को जाने का कैसे होगा? देखो, अगर आप इस तरह की प्रोपोर्शनलिटी को करोगे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। दैट विल बी लाइक दिस। इस तरह का ग्राफ होगा। और यहां से ये दिख रहा है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता लगा कि ऐसा वाला रिलेशन होगा तो ग्राफ ऐसा बनाना है, ऐसा वाला रिलेशन होगा तो ऐसा बनाना है? तो ये चीज एक्चुअली ना थोड़ा ग्राफिकली मैथमेटिक्स को स्टडी करना पड़ता है और रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं। एक ग्राफ, एक बुक आती है प्ले विद ग्राफ, प्ले विद ग्राफ, जनरली ये जेई के लिए बनाई गई है। तो प्लीज इस बुक को जरूर रेफर करें। ये एक्चुअली ये किन्होंने बनाई, पब्लिकेशन का नाम है अरिहंत। तो आप ये जरूर रेफर करें, बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एंड दिस ग्राफ जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये थी इसकी कहानी आज के क्वेश्चन की।